तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। हम नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो सेल के केस में कब आता है और कब हम इसको मानते हैं कि एक सेल जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आ गया है। हमने एक एग्जाम्पल लिया था डेनियल सेल का। तो डेनियल सेल में दो इलेक्ट्रोड जिंक और कॉपर, जिंक को हम एनोड पर लेते हैं और कॉपर को हम कैथोड पर लेते हैं। जिंक को ZnSO4 सोल्यूशन में और कॉपर को CuSO4 सोल्यूशन में हमने डिप किया हुआ था और इन दोनों का कनेक्शन जो है वो हम वायर के थ्रू एक दूसरे से कर देते हैं और इनको जोड़ने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल गैल्वेनिक सेल का हमने एग्जांपल लिया था। अब इस गैल्वेनिक सेल में ये जो गैल्वेनोमीटर है यहाँ पर हमें उस सेल की रीडिंग का पता चलता है कि कब रिएक्शन जो है फॉरवर्ड चल रही है, कब वो स्टॉप हो गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें कहाँ पता चल जाती है, रीडिंग से पता चल जाती है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस कंडीशन पे आता है, तो इनिशियली हमने देखा था रिएक्शन स्टार्ट कहाँ से होती है, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कैथोड की साइड में। ठीक है, यहाँ ये ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, जिंक एनोड पर होता है और रिडक्शन कहाँ होता है, कॉपर के कैथोड पर होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जिंक टू कैथोड पर मूव करेंगे। अभी ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है और जब तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है रिएक्शन तो इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो है इंक्रीज करेगी और इंक्रीज करने पर 1.1 वोल्ट जो है वो रीडिंग हमको शो होगी। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि रिएक्शंस पे ये जो रीडिंग है जब 1.1 आ गई है उसके बाद ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है, यानी 1.1 से ज्यादा अब रीडिंग जो है वो इंक्रीज नहीं कर रही है। तो रीडिंग इंक्रीज नहीं कर रही है इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शंस स्टॉप हो गई हैं, कि इलेक्ट्रॉन निकलना यहाँ से बंद हो गए हैं या कॉपर की साइड में जाना बंद हो गए हैं, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि अभी जिंक से इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे थे यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही थी रिएक्शन और उधर से ही क्योंकि अगर रीडिंग हमारी 1.1 से थोड़ी सी भी ज्यादा, थोड़ी सी भी एक्सटर्नल वोल्टेज थोड़ी ज्यादा हो जाए तो जो रिएक्शन है वो क्या होती है, बैकवर्ड हो जाती है। अब रिएक्शन बैकवर्ड होगी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलना स्टार्ट होंगे, कॉपर से। तो कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होंगे, वो कहाँ पर जाएंगे, जिंक की साइड पे। तो अब ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड। तो इस तरीके से यहाँ एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन चल रही है और कुछ समय बाद वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। और हम जानते हैं इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन जितनी स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिंक से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, उतने ही डायरेक्शन से, उतने ही प्रेशर से कॉपर से वो जिंक की तरफ आ रहे हैं, यानी कैथोड टू एनोड की तरफ आ रहे हैं। तो जहां पर इक्विलिब्रियम स्टेट आती है इसका मतलब है कि वहां रिएक्शंस जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों में बराबर स्पीड से चल रही है। और क्योंकि बराबर स्पीड से चल रही है और मैग्नीट्यूड भी बराबर ही है तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं इफेक्ट, और हमें ओवरऑल वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नजर आ रही है। रिएक्शन जो है हमको ऐसा लगता है कि स्टॉप होगी, लेकिन एक्चुअल में वो स्टॉप नहीं होती है, वो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में जो है वो चलती रहती है। अब देखते हैं कि अगर हमारी रिएक्शन जो है या हमारा सेल जो है इक्विलिब्रियम स्टेट पर है तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करें विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। तो हम जानते हैं नर्स्ट इक्वेशन, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन है। ठीक है, ये नेक्स्ट इक्वेशन सब जानते हैं, जहाँ ई स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है
ऑक्सीडेशन, जिस आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन, रिडक्शन, जिस आयन का रिडक्शन हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये नेक्स्ट इक्वेशन है बच्चों। अब एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? इक्विलिब्रियम पर हमने देखा कि हमें गैल्वेनोमीटर पे क्या होता है कि ऐसा लगता है कि अब कोई रीडिंग उसमें इंक्रीज नहीं हो रही है, यानी रिएक्शन जो है स्टॉप हो गई है। तो इसका मतलब ई सेल यानी पूरे सेल का जो ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा? 0। तो ई सेल इज इक्वल टू 0 और ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। केसी इज इक्वल टू ऑक्सीडाइज आयन अपॉन रिड्यूस्ड आयन। तो ई सेल और केसी की वैल्यू हम नेक्स्ट इक्वेशन में पुट अप करेंगे। On putting the value of E cell and Kc in next equation, E cell 0 is equal to E naught cell minus 0.059 upon n log Kc। log Kc के लिए सॉल्व करें। E नॉट सेल को हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। E नॉट सेल इज इक्वल टू, ये नेगेटिव जो साइन जो है पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, 0.059 अपॉन n log Kc। ये जो हमारा फॉर्मूला है ये log Kc यानी Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। ये फॉर्मूला किससे डिराइव किया गया है? नेक्स्ट इक्वेशन से ही डिराइव किया गया है, लेकिन किस कंडीशन पर? एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, जहां पर E नॉट सेल क्या हो गया हमारा? स्टैंडर्ड पोटेंशियल difference n is equal to number of electron transfer और Kc is equal to equilibrium constant। ठीक है बच्चों, तो क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे अगर हमारा क्वेश्चन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए आता है? E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n log Kc, जहां E नॉट सेल क्या है? स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। n क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि ये रिएक्शंस किस कंडीशन पे हो रही है? इक्विलिब्रियम स्टेट पर हो रही है। Let us take an example. Calculate the equilibrium constant of the reaction Cu plus 2Ag. It gives Cu2 plus N2Ag. E स्टैंडर्ड कंडीशन पर दिया हुआ है हमारा 0.46 और हमें क्या फाइंड आउट करना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc। Kc हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले E नॉट सेल गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर n कितने हैं? कॉपर से Cu 0 से कन्वर्ट हुआ Cu2 प्लस में, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉनों का। तो n की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। E नॉट सेल गिवन ही है हमारा 0.46। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 upon n log Kc। E नॉट सेल
की वैल्यू पुट करने पर 0.46 इज इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 log Kc। बच्चों log Kc के लिए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। log Kc इज इक्वल टू 0.46 इंटू 2 अपॉन 0.059 और ये सॉल्व करने पर हमको मिलेगा log Kc इज इक्वल टू 15.6। ठीक है, अभी हमें क्या मिला है, log Kc फाइंड आउट किया है अभी हमने। हमें क्या वैल्यू निकालनी है Kc की, यानी log को हटाना है और log को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं। तो Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग 15.6। अब बच्चों एंटी लॉग देखने के लिए सब देखा होगा बुक में, पीछे लास्ट पेजेस में लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज दी हुई होती है। तो एंटी लॉग हमें देखना, अगर आता है तो अच्छी बात है और नहीं आता है तो समझ लीजिए किस तरीके से देखेंगे। जो होल नंबर है डेसिमल से पहले वाला, जितना भी होल नंबर होगा वो सारा का सारा 10 की पावर में जाएगा, यानी 10 टू पावर 50 इंटू डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है, हमें लॉग या एंटी लॉग देखने के लिए कम से कम 3 डिजिट चाहिए। तो यहां पर सिर्फ क्या है, 1 डिजिट है और उसमें एक ही डिजिट है, तो हम 2 डिजिट इसमें 0 अपनी तरफ से बढ़ा देंगे और शुरू के 2 डिजिट का तीसरी डिजिट में हमें क्या देखना है, एंटी लॉग वैल्यू देखनी है। तो उस टेबल में सब देखेंगे 60.60 की वैल्यू 0 में देखेंगे, तो वो वैल्यू क्या आती है हमारी 392। ये वैल्यू आपको बुक में दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, अब लॉग एंटी लॉग देखने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आई है, 1 डिजिट के बाद अपनी तरफ से हम इसमें क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। ये इसकी क्या हुई, एंटी लॉग वैल्यू। ठीक है, तो कैसे हमारा क्या निकल के आ गया है, 3.92 इंटू 10 टू पावर 15। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। यानी गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, इसको डेल्टा जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा जी। गिव्स एनर्जी पहले है क्या चीज, कोई भी एनर्जी, देखो हमारे चारों तरफ बहुत सारी एनर्जीज हैं और जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती हैं, लेकिन 100% एक एनर्जी कोई दूसरी एनर्जी में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाए, 100% ही उसका कन्वर्जन हो रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। उसमें कुछ ना कुछ फ्रैक्शंस जो है वो वेस्ट चले जाते हैं और कुछ फ्रैक्शंस जो है वो उस मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वही यूजफुल एनर्जी जो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा जी बोलते हैं। और यहाँ डेल्टा जी और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या रिलेशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट cell, where delta G is equal to Gibbs energy N is equal to number of electron transfer, F is equal to Faraday constant, Faraday constant जिसकी वैल्यू क्या होती है 9655500 कूलम। E is equal to standard electrode potential of cell। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम गिव्स एनर्जी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज का और ध्यान रखना है बच्चों कि हमारी जो गिव्स एनर्जी है वो हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी। डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव। अगर वो निगेटिव है
तभी रिएक्शन जो है वो हमारी स्पॉन्टेनियस होगी। अगर डेल्टा जी हमारा निगेटिव आता है तो हमारी जो रिएक्शन है वो फिजिबल है। रिएक्शन इज फिजिबल, ठीक है। और अगर डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव आता है तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं है, यानी वो रिएक्शन होगी नहीं, वो सेल काम नहीं करेगा। अच्छा, दूसरी चीज, डेल्टा जी कब निगेटिव हो सकता है? जब ई नॉट सेल क्या हो? पॉजिटिव हो। यानी सेल वर्क तब करेगा जब हमारा ई नॉट सेल जो है वो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ई नॉट सेल मस्ट बी पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव है तभी वो सही सेल के जैसा फंक्शन कर रहा है। हमने इससे पहले ईएमएफ ऑफ द सेल में भी बात करी थी कि जो हमारी ई वैल्यू है, जो ईएमएफ ऑफ द सेल आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। और बाय चांस अगर हमें लग रहा है कि हमारा ईएमएफ जो है वो निगेटिव आ गया है, तो इसका मतलब वो हमारा जो सेल रिप्रेजेंटेशन है वो गलत है। ईएमएफ किसी भी, ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, कई बार रीजनिंग में पूछ लेता है एग्जामिनर कि डेल्टा जी जो है, डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए? निगेटिव आनी चाहिए। और ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल वो हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए गिब्स एनर्जी को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज 1.1। हम सब जानते हैं डैनियल सेल के लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो 1.1 होता है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया है तो बच्चों इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि इसके लिए ई नॉट सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, ये कांस्टेंट वैल्यू है। कैलकुलेट द गिब्स एनर्जी, हमें क्या कैलकुलेट करना है? गिब्स एनर्जी यानी डेल्टा जी। डेल्टा जी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है गिब्स एनर्जी का? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। अब देखिए क्या क्या गिवन है हमारे पास। ई नॉट सेल हमको पता है, एफ क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, फैराडे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यू 96500 ये फिक्स है। गुलाम, ये भी हमको पता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यानी एन की वैल्यू कितनी होगी? एन क्या है? डैनियल सेल, डैनियल सेल बच्चों किससे बना होता है? जिंक और कॉपर से। तो जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव इट गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। ये डैनियल सेल की रिप्रेजेंटेशन है। इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, क्योंकि हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सचेंज हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं इधर से उधर। तो जिंक जो है वो 0 से Zn+2 में कन्वर्ट हुआ, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर है। ऐसी Cu2+ जो है वो Cu0 में चेंज हुआ, यानी यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर है। तो नंबर ऑफ एन कितने निकल के आए हमारे? 2। अब हम फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करेंगे। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 96500 इंटू 1.1, यानी डेल्टा जी वैल्यू हमारी क्या आती है? माइनस 21227 जूल पर मोल। इसको किलोग्राम में अगर लिखेंगे तो किलो जूल पर मोल में डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 212.7 किलो जूल पर मोल। देखो बच्चों, आपने डेल्टा जी हमारी वैल्यू किस में आई है? निगेटिव में आई है। निगेटिव का मतलब है कि ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन है ये बिल्कुल सही है, ये रिएक्शन सही है, ये सेल जो है वो वर्क करेगा, यानी विजिबल है रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं। द सेल इन विच ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.236 वोल्ट। ई वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 0.236 वोल्ट। सेल रिएक्शन दी हुई है 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2I नेगेटिव, इट गिव्स 2Fe2 पॉजिटिव प्लस I2। ये रिएक्शन दी हुई है। कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। दो चीज हमें फाइंड आउट करनी है, गिब्स एनर्जी डेल्टा जी और दूसरा
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है। पहली वैल्यू गिवन है E नॉट सेल इजिकल टू 0.236 वोल्ट। फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हैं? देखो बच्चों, Fe3 पॉजिटिव और इसके 2 एटम हैं, यानी टोटल चार्ज +6। इधर 2 Fe2 पॉजिटिव, 2 एटम है और उन पर चार्ज क्या है? +2, यानी टोटल +4। कितने का डिफरेंस आ रहा है? इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, इस चीज को ध्यान से देखना है, ठीक है। +6 एंड +2 यानी 2 का डिफरेंस है, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कहीं इधर से उधर हुआ है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए? 2 हुए, ठीक है। डेल्टा जी गिव्स एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF E नॉट सेल, -N की वैल्यू 2, F जानते हैं फैराडे कांस्टेंट, यानी 96500 इंटू 0.236। डेल्टा जी वैल्यू आई हमारी -45548 जूल पर मोल। ठीक है, तो फर्स्ट चीज तो हमारी गिव्स एनर्जी जो है फाइंड आउट हो गई, 45548 जूल पर मोल। अब सेकंड चीज हमें क्या निकालनी है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी। और केसी निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n लॉग केसी। जहां E नॉट की वैल्यू हमें पता है 0.236 इज इक्वल टू 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2। लॉग केसी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। लॉग केसी इज इक्वल टू 0.236 इंटू 2 अपॉन 0.059। लॉग केसी वैल्यू आई हमारी 7.983। अब हमें केसी की वैल्यू निकालनी है तो लॉग को हटाना पड़ेगा, यानी हम क्या लेंगे? एंटी लॉग। तो केसी इज इक्वल टू एंटी लॉग 7.983। और एंटी लॉग देखने के लिए बच्चों भी मैंने बताया था, जो होल नंबर है वो सारा का सारा 10 की पावर में जाता है, यानी 10 टू पावर 7। और डेसिमल के बाद के जो डिजिट हैं, तो शुरू के 2 डिजिट का एंटी लॉग देखना है थर्ड डिजिट में, यानी 9। और हमारी जो वैल्यू आएगी टेबल में देख के आपकी वैल्यू हम जो मिलेगी 962, ये वैल्यू वहां पर होगी। और 1 के बाद आप अपनी तरफ से डेसिमल लगा देंगे। तो क्या एंटी लॉग वैल्यू आई हमारी 9.62 इंटू 10 टू पावर 7। ये क्या होगा? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।